Hello students, welcome back. This is part 4 of your chapter Is Matter Around Us Pure? So let's get started with our chapter. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको बताया था कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से बनके मिला है, वो दो चीज़ों से बनके मिला है। क्या? एक सॉल्यूट और एक क्या बना है आपका सॉल्वेंट। जो चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो होती है सॉल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो होता है सॉल्वेंट। जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा होता है, जो चीज़ अपने अंदर डिज़ोल्व कर रही होती है, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? शुगर प्लस वाटर से बनेगा आपका शुगर सॉल्यूशन। इसमें कम मात्रा में क्या है आपकी शुगर, डिज़ोल्व क्या हो रही है? शुगर किस में डिज़ोल्व हो रही है? पानी में। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है और कम मात्रा में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट। और जो चीज़ जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा है और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज योर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बना देंगे सॉल्यूशन। यहाँ तक हमने कर लिया था। कल हमने किया था आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम करते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो सॉल्युबिलिटी होती है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डाल सकते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सॉल्युबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 ग्राम चीनी मिलाई 100 ग्राम पानी में, तो चीनी जो है वो कितनी मिल सकती है? मैं उसमें 20 ग्राम डाल सकती हूँ, 30 ग्राम डाल सकती हूँ, लेकिन एक ऐसी कैपेसिटी आएगी जब चीनी पानी में मिक्स नहीं होगी और वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेशन। और उसी अमाउंट को जो मैक्सिमम से मैक्सिमम शुगर जो डिज़ोल्व हो सकती है पानी के अंदर, वो शुगर की सॉल्युबिलिटी होती है। डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे आप 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही डिज़ोल्व कर सकते हो 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में आप 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही डिज़ोल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा डिज़ोल्व करोगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी हो गई है आपकी 32 ग्राम्स। इसी तरीके से जो एप्सम सॉल्ट है आपका, उसकी सॉल्युबिलिटी है 115 ग्राम्स। टेबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 35 ग्राम्स। बेकिंग सोडा की सॉल्युबिलिटी है 10 ग्राम्स। मतलब क्या है कि 100 ml पानी में 10 ग्राम बेकिंग सोडा ही डिज़ोल्व हो सकता है। 10 ग्राम से ज़्यादा बेकिंग सोडा उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। और क्या होगा अगर 10 ग्राम से ज़्यादा आप डाल देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। ऑल राइट, आई होप सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। इफ़ेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए, जब भी कोई सॉल्युबिलिटी, जो सॉलिड्स होते हैं जब वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर इन वाटर, राइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो शुगर की सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज़ कर जाएगी। वो कैसे? देखिए, आप सभी को पता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर के पार्टिकल्स हैं आपके, ऑल राइट। होता क्या है सॉल्युबिलिटी में, जब एक सॉल्यूशन बन रहा होता है तो और
कि शुगर जो होती है ना, वो इन पार्टिकल्स के बीच में, शुगर के पार्टिकल्स इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आके सेटल हो जाते हैं और इस तरीके से होती है सॉल्यूशन बनता है और ऐसे होती है सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से होता है आपका क्या, डिफ्यूजन भी। ऑल राइट, तो ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। मैंने इन पार्टिकल्स को हीट करा, हमने इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे ये ऑलरेडी इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, ये ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं पर इतना ज़्यादा मूव नहीं करते कि इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ना रहे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते रहते हैं, एक फोर्स है इनके बीच में जो इनको आपस में बांधे हुए है फिर भी, लेकिन ये दूर हैं फिर भी आपस में बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के बाद, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जो आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं लाइक दिस, ये दूर दूर हो जाएंगे और होगा क्या, चीनी के पार्टिकल जल्दी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और चीनी के बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, राइट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक हो जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो मूव करेंगे तो स्पेस भी इनके बीच में बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्पेस बढ़ा तो जितना स्पेस बढ़ेगा उतने स्पेस में चीनी के पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे और सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। वहीं अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है सॉलिड्स की इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लूज़ हुई तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज़ हुई, पहले काइनेटिक एनर्जी थी तो ये दूर दूर भाग रहे थे, अब काइनेटिक एनर्जी लूज़ हुई तो वापस से पास आ गए। जैसे ही पास आए तो इनके बीच में जो स्पेसेस थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे, वो कम हो गए और ऑटोमेटिकली जो शुगर डिज़ोल्व थी, राइट, जो शुगर थी आपकी वो कम मात्रा में डिज़ोल्व होगी। अब क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गए, अब स्पेस कम हो गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर स्पेस कम है तो उसमें कम चीज़ आएगी, स्पेस ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा चीज़ आएगी, राइट। तो ये होता है आपका सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपको बता दिया है क्यों इंक्रीज़ करने से क्यों सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ करने से क्यों सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ से पेपर का एक क्वेश्चन बनता है तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अगर हम इसके ऊपर, अभी तो हमने टेम्परेचर लगाया था, राइट, लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा। अभी तो हमने क्या करा था, टेम्परेचर लगाया था, टेम्परेचर दिया था, लेकिन जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए। प्रेशर लगाने पे, प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स को पास पास ले आते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं उनको पास पास लेके आ जाते हैं, राइट। इसका मतलब प्रेशर लगाने का मतलब यही होता है, कंप्रेस करने का मतलब ये होता है कि हम उनके पार्टिकल्स को पास में लेके आते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स ज़्यादा पास नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नेग्लिजिबली पास आएंगे। तो क्या होगा, जब वो प्रेशर लगाने से जब कुछ हो ही नहीं रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ऊपर एक लिड लगा दी, राइट, क्या लगा दी, मैंने एक लिड लगा दी, यहाँ पर मैंने एक लिड से कवर कर दिया इसको, ठीक है, और ये सिस्टर्न लगा दिया और मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या करा, अप्लाई करा। प्रेशर अप्लाई करना मतलब इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करा। अब आपको कि पानी इधर निकल आएगा, इधर निकल आएगा, कोई स्कोप नहीं है पानी के निकलने का, हम प्रेशर लगा रहे हैं। हम जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, पास में आ जाएंगे, ठीक है, इस पर ज़्यादा पास में नहीं आएंगे। तो जो सॉल्युबिलिटी है
वो ना ही इंक्रीज़ होगी और ना ही डिक्रीज़ होगी प्रेशर के साथ, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स पे प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो दैट इज़ वाई जब पास में भी नहीं आएंगे ना ही दूर जाएंगे प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स पानी के, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी ना ही इंक्रीज़ होगी और ना ही डिक्रीज़ होगी। तो यहीं पर ये लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। लेकिन जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। गैस के पार्टिकल्स आपके लिक्विड में डिक्रीज़ कर जाएंगे। क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में डिक्रीज़ कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में डिक्रीज़ कर जाएगी ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वो क्यों, आपको पता है ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ से हमने गैस डाली है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हमने टेम्परेचर इन पे अप्लाई करा तो गैस के पार्टिकल्स को जैसे ही हीट एनर्जी मिली तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स इनके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आएगी इनके पास, ये क्या होगा, दूर दूर भागने लग जाएंगे और होगा क्या कि जो कंटेनर है आपका उससे ये पार्टिकल्स एस्केप कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे ही पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गए गैस के, तो लिक्विड और गैस फिर मिक्स कैसे होगी आपकी, राइट। तो क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है गैस के पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं और फिर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस के पार्टिकल्स की इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो दूर दूर हैं अभी, जो एस्केप कर गए हैं, जैसे ही हम इनको टेम्परेचर क्या करेंगे, इनका कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हुई, इनकी स्पीड कम हुई, तो होगा क्या, ये पास में आ जाएंगे। पास में आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एकदम एक्ट करेंगे इनके पास और क्या करेंगे, इनको अपने पास खींच लेंगे। और जैसे ही खींचेंगे तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से पास में आ जाएंगे गैस के और लिक्विड में आके डिज़ोल्व हो जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी है आपकी गैसेस की लिक्विड में वो इंक्रीज़ कर जाती है प्रेशर इंक्रीज़ करने पे। जैसे ही हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब हम इनके पार्टिकल्स को पास पास लेके आ सकते हैं। तो जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे वो कम हुए, पार्टिकल्स पास पास में आने लग गए और ऐसे करके पास में आए और इनकी इस वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी लिक्विड के अंदर, राइट। और जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी इन लिक्विड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इंक्रीज़ करती है और क्यों डिक्रीज़ करती है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। अब आपको पता है दो टाइप के चेंज होते हैं, एक फिज़िकल और एक होता है केमिकल। फिज़िकल चेंज क्या है आपका, अब आपको पता है जब भी आप कोई चेंज करते हो, जब भी कोई रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, कोई चेंज होगा उसमें, या तो वो चेंज परमानेंट होगा या वो चेंज टेम्पररी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्पल काटा तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना उसमें, अगर एप्पल काट रहे हो तो एप्पल ही रहेगा। आपने ऑरेंज काटा तो ऑरेंज में से ऑरेंज के ही पीसीस निकलेंगे, राइट। कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा ना उसमें, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑरेंज की शेप बदल गई है बस आपकी। अगर आपने ऑरेंज के पीसेस निकाल लिए उसमें से, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है, हमारे पास एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन को मैंने सल्फ़र के साथ हीट किया तो आयरन सल्फाइड बन गया मेरे पास, FeS बन गया, और ये बिल्कुल ही नया मटेरियल है। जो हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो FeS है, ये नया कंपाउंड है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी Fe से और S से, सल्फ़र से। सो इट इज़ अ न्यू कंपाउंड जो हमारा बना है। लेकिन अगर आपने ऑरेंज में से उसके पीसेस को निकाला तो कोई भी नया वो जो सब्सटेंस है वो नहीं बना। ऐसे ही
आपने वाटर को बॉईल करा, ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना उसमें। जैसे ही आपने वाटर को बॉईल करा तो वाटर वेपर बना। वाटर वेपर का भी केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, और वाटर का भी केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। ऐसे ही अगर आपने आइस को हीट किया, ये आइस है, आइस को हीट किया और वाटर बना दिया, तो क्या होगा, आइस का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, और वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इसमें भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, बस जो उसकी स्टेट थी वो चेंज हुई है, राइट। जो फिज़िकल स्टेट थी आपकी बर्फ़ की वो चेंज हो गई है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल फॉर्मूला में उसका कोई चेंज नहीं आया है। तो यही होते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जैसे कि उसके शेप में, उसके साइज़ में, उसके स्टेट में। बट केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और वो कैसे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन आपका रस्ट करेगा, मतलब आयरन के ऊपर जंग लग जाएगा आके, तो एक कोटिंग जो है वो आ जाएगी आयरन के ऊपर, ठीक है। जब आयरन आपका ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है, तो आयरन के ऊपर एक कोटिंग जम जाएगी आपकी, ठीक है। आयरन के ऊपर क्या जम जाएगी, एक कोटिंग जम जाएगी, एक लेयर जम जाएगी। तो उसमें क्या हम कहेंगे कि एक नया मटेरियल जो है वो फॉर्म हो गया है। आयरन आयरन नहीं रहा। आयरन का क्या होता है, जब रस्टिंग होती है तो ऊपर की लेयर हट जाती है और एक ऊपर से लेयर आपकी आ जाती है, राइट। तो एक नया सब्सटेंस बना। अब ये आयरन जो है, आयरन का एक नया सब्सटेंस बन गया। इसका जो केमिकल फार्मूला था वो बदल गया अब आयरन का। पहले Fe था, लेकिन अब Fe नहीं रहा, अब केमिकल फार्मूला जो है इसका बदल गया है, तो इसलिए इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। और इसी तरीके से Fe और S से, जैसे आयरन को हमने सल्फ़र के साथ हीट करा तो हमारा FeS बना, ये भी एक नया सब्सटेंस हमारा बन गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई और केमिकल फार्मूला चेंज हो गया। तो ये एक कैसा सब्सटेंस है, कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है आपका। केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे आपकी कंबस्शन, आपका रॉटिंग, सड़ जाना फ्रूट का। अब फ्रूट सड़ जाएगा तो ये तो नहीं है ना कि आपको वो एप्पल ही मिलेगा, वो सड़ा हुआ एप्पल आपको मिलेगा, राइट। तो सड़ गया है वो, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है, अब उसको खा तो नहीं सकते ना, अब वापस उसको से फ्रेश तो नहीं बना सकते ना। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। अब डाइजेशन जो हो जाती है फूड की, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। खाई आपने रोटी, निकला क्या बाहर, देखो, तो डाइजेस्ट हो गया फूड। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक केमिकल चेंज है, एक नया मटेरियल बना है आपका, राइट। वहीं फिज़िकल चेंज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो मेल्टिंग है ये आपका फिज़िकल चेंज है। आपका श्रेडिंग है, फिज़िकल चेंज है। श्रेडिंग का मतलब पेपर को आपने श्रेड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो भी एक फ़िज़िकल चेंज हुआ। आप उन पार्ट्स को वापस से टेप से चिपका के पेपर बना सकते हो। मेल्टिंग एक फ़िज़िकल चेंज है और चॉपिंग भी एक फ़िज़िकल चेंज है। जब आप चॉपिंग करोगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो क्या होगा, एप्पल आपका एप्पल ही रहेगा, ठीक है। आप इनको जोड़ के करके एक फ्रूट वापस से बना सकते हो। तो क्या होगा, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। तो आगे पढ़ते हैं हम केमिकल और फिज़िकल चेंज के बारे में। फिज़िकल चेंजेस, फिज़िकल चेंज वो होता है दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जैसे कि शेप बदल गई, या उसका साइज़ बदल गया, या उसका स्टेट बदल गया, बट उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते, उसे बोलते हैं हम फिज़िकल चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वैक्स को मेल्ट करते हैं, राइट। ये कैंडल जल रही है आपकी, इसमें से वैक्स मेल्ट हो गया और हमने एक कटोरी में इस वैक्स को कलेक्ट कर लिया। ये मेल्ट होता रहा, हमने इस वैक्स को कलेक्ट कर लिया इस कटोरी में। तो क्या आपका वैक्स किसी और चीज़ में कन्वर्ट हुआ? वैक्स तो वैक्स ही रहा ना आपका। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है।
इसी तरीके से कटिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को कट किया तो क्या आपके कोई नया सब्सटेंस बना, क्या कोई नया मटेरियल बना? नहीं ना, पेपर तो पेपर ही रहा। तो इस वजह से ये भी एक फिजिकल चेंज है। वुड को आप कट करते हो तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना वुड कट करने से? वुड कट करने के बाद भी वुड वुड ही रही आपकी, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल चेंज की? पहली प्रॉपर्टी है नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। दूसरा क्या है? इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बर्फ़ पिघलाई, वो बर्फ़ पिघल के वाटर बन गई, अब ये एक टेम्परेरी चेंज है। आप उस वाटर को वापस बर्फ़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सो इट्स नॉट अ परमानेंट चेंज। ऐसा नहीं होता कि अब हम इसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने जो वेजिटेबल्स चॉप करी हैं उनको आप वापस से जोड़ के एक वेजिटेबल बना सकते हो, राइट? ऐसा मैं ये नहीं कह रही पूरी ओरिजिनल वेजिटेबल बन जाएगी, पर उन पीसीस को जोड़ के आप उसी फॉर्म में वापस लेके आ सकते हो, तो इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये इजीली रिवर्स हो सकती हैं, आप इनको रिवर्स कर सकते हो इजीली इस चेंज को। हीट और लाइट एनर्जी जो बाहर निकलती है फिजिकल चेंज में वो बहुत ही कम होती है, राइट? और मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, जो मास होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता फिजिकल चेंज के अंदर। अब मास क्यों चेंज नहीं होता? अब आप ये बताइए, ये जो ये कैंडल है ये मेल्ट हुई है, ये वैक्स मेल्ट हुआ है और हमने इस कटोरी में कलेक्ट कर लिया इस वैक्स को। जब आप इस कैंडल का वेट करोगे, ठीक है, इसका मास, और जब आप इस वैक्स का वेट करोगे इसका मास, दोनों का सेम आएगा। इसी तरीके से आप पेपर को काटोगे, एक ओरिजिनल पेपर है और आपने एक पेपर को काट दिया, इसका मास और इस कटे हुए पेपर का मास दोनों का सेम होगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। अब आप इन जैसे लकड़ी काट रहा है ये कुल्हाड़ी से, तो लकड़ियाँ जो कटी हुई हैं और लकड़ियाँ जो साबुत हैं, आप इन दोनों का वेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वेट जो है वो बराबर आ रहा है। दैट मीन्स मास जो है वो चेंज नहीं होता एक फिजिकल चेंज में। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दोज चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वो चेंजेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है उसे बोलते हैं हम केमिकल चेंज। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फोटोसिंथेसिस, लाइटनिंग ऑफ फायरवर्क, इसमें हर एक जो प्रोसेस है उसमें एक नया सब्सटेंस बना है, एक नया सब्सटेंस बना है। पेपर को आप बर्न करोगे तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होती है। बर्निंग में आपको क्या चाहिए होती है? O2 गैस चाहिए होती है। तो जब बर्न हो जाएगा पेपर तो क्या बनेगा आपका? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक निकलेगा और ऐश बन जाएगी। जैसे ही आप O2 प्रोवाइड करा दोगे इस पेपर को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O, CO2, स्मोक और ऐश में, ठीक है। तो एक नया जो है आपका सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। पेपर नहीं रहा, जैसे ही वो जल गया तो किस फॉर्म में आ गया? वो ऐश बन गए, राख बन गई उसकी। तो ऐसा तो नहीं है ना आप राख को जोड़ दो तो आपको पेपर वापस से मिल जाएगा, या फिर कोई चेंज ऐसा कर दो आप राख में कि पेपर आपको वापस मिल सके, पेपर आपको वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम को अगर आप एयर में बर्न करोगे, मैग्नीशियम एक सिल्वर वाइट मेटल होता है आपका, इसको अगर आप मैग्नीशियम की स्ट्रिप को एयर में बर्न करोगे तो क्या होगा? ये वाइट लाइट के साथ जलेगा। जब ये जलेगा तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी और वो क्या होगा? इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। मैग्नीशियम वायर आपकी ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम स्ट्रिप आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बिल्कुल ही नया क्या है? बिल्कुल नया सब्सटेंस है, राइट। बर्निंग ऑफ पेपर गिव्स CO2, H2O, स्मोक एंड ऐश, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। मिल्क जो होता है
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब हमने दही बना दी दूध से, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अब ऐसा तो नहीं है कि दही में आप कुछ ऐसा मिक्स कर दो या दही से आप वापस से मिल्क बना दो, ऐसा तो नहीं है ना, मिल्क ऑटोमेटिकली चेंज हो गया दही में। तो मिल्क जो होता है वो खट्टा कैसे हो जाता है, ये आपको यहाँ से मैंने एक पॉइंट बता दिया है, ये आपको याद रखना है। मिल्क खट्टा हो जाता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। जो मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, राइट। अब जो आयरन है आपका, जब आयरन की रस्टिंग होती है तो पहले तो आयरन होता है, उसके बाद वो क्या बना लेता है, वो एक ऑक्साइड बना लेता है ऑन रस्टिंग। क्या बना लेता है वो, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जैसे ही उसके आयरन के ऊपर जंग लगता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज आपकी क्या क्या होती हैं, जैसे कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, हम इसमें दोबारा से वो नहीं कर सकते, दोबारा से हम अपना ओरिजिनल मटेरियल नहीं बना सकते। दूसरा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार जो चीज़ बन गई उसको दोबारा से रिवर्स नहीं करा जा सकता ओरिजिनल चीज़ बनाने के लिए। हीट और लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और मास ऑफ सब्सटेंस चेंज इन अ केमिकल चेंज, मास जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज होता है एक केमिकल चेंज के अंदर। मतलब जैसे पेपर आपने देखा, पेपर को हमने जला दिया और क्या बन गया, ऐश बन गया आपका, ठीक है। पेपर का वेट करोगे तो मान लो ये 20 ग्राम्स था, ऐश का वेट करोगे तो बस 5 ग्राम ही रह गया। तो क्या इनका वेट सेम रहा, क्या इनका मास सेम रहा, नहीं, मास इनका बदल गया। तो क्या कहा इन्होंने कि मास जो है वो चेंज हो जाता है एक केमिकल चेंज के अंदर। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा ये। अब आप बोलोगे मेरे को एक चीज़ कि मैम हमने कहीं ये पढ़ा है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल चेंज, और ये एक केमिकल चेंज है पर आप कह रहे हो मास चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, जो प्रोडक्ट होता है उसका मास चेंज हो जाता है क्योंकि ऐश जो है उसका मास कम होगा। लेकिन जब आप वाटर को, अब क्या बना, जब पेपर जला तो क्या बना आपका, वाटर भी बना था, CO2 भी बना था, स्मोक भी बना था और ऐश भी बना था। वेट हमने किसका लिया है, ऐश का, क्योंकि ये तीन चीज़ें क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, मिल गई हवा में। लेकिन अगर हम इसका भी वेट लेंगे, इसका भी वेट लेंगे और इसका भी वेट चेक करेंगे, ठीक है, तो वो इन सब चारों चीज़ों का जब हम मास मिलाएंगे तो वो उतने ही मास के बराबर होगा जो इस पेपर का मास था। बट फिर हम कहने के लिए बोल देते हैं कि केमिकल चेंज में आपका जो मास है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो समझाने के लिए हम आपको बोलते हैं कि केमिकल चेंज में मास ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड। अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, बाय मास या फिर बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन गिवन मास और गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब कितना सॉल्यूट जो है, कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम 100 मिलीलीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई इसकी, 10 ग्राम्स, ठीक है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई 10 ग्राम। अब इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है
कि प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो कम है। मतलब क्या है आपका, मान लीजिए ये 2 बीकर्स हैं, एक में आपने सॉल्ट डाला 10 ग्राम 100 मिलीलीटर पानी में, और एक में आपने डाला 50 ग्राम 100 मिलीलीटर पानी में। अब किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? कंसंट्रेशन होती क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है हमारा 100 ml का, उसमें आपकी कितने ग्राम शुगर है, 100 ग्राम, और इसमें है आपकी 50 ग्राम। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई? कंसंट्रेशन हुई 50 ग्राम वाले की ज़्यादा। और हमने यही बोला है जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूट की, उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है आपकी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसमें पढ़ रहे हैं हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन का। 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है, 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम शुगर आपकी 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। ठीक है, क्या मतलब है 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर का, कि 10 ग्राम शुगर आपकी 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। लेकिन अगर हम बोले 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम चीनी आपकी 90 ग्राम सॉल्यूशन के साथ मिक्स्ड है। ठीक है, 10 ग्राम चीनी आपकी 90 ग्राम वाटर के साथ मिक्स है, तो उसको हम बोलेंगे मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन आपको बनाना है इसमें, तो इसमें 10 ग्राम तो आपकी शुगर होनी चाहिए और 90 ग्राम या फिर 90 मिलीलीटर आपका पानी होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम्स सॉल्यूशन में। ठीक है, मास बाय मास का मतलब पता चल गया, और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन शुगर अगर वैसे दिया हो तो समझ आ गया इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ग्राम आपके 100 मिलीलीटर में प्रेजेंट है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी, ये हो जाएगी 20 ग्राम चीनी आपके 100 मिलीलीटर पानी में है या फिर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर और सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम्स। ठीक है, अब आते हैं हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ये तो हमने देख लिया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल 10 मिलीलीटर फ्रूट जूस आपके 100 मिलीलीटर पानी में कितना है, तो ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 10/100
इंटू 100, ठीक है, दैट इज़ 10 मिलीलीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।